जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी की तरफ, उसके हित की तरफ, उसके स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के ही नहीं देख सकता। हम लोग देखते हैं, हम लोग रहते हैं, जब अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पर्व त्योहार होता है, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, सारा काम छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेलीफोन के पास बैठ जाते हैं और बिहार के एक एक कोना का खबर लेते हैं और ये जानते हैं कि कहीं पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अन्याय और अत्याचार तो नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हित के प्रति इतना संवेदनशील हो, उसके राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो कभी रक्षात्मक मत रहिए, डिफेंसिव मत रहिए, ऑफेंसिव रहिए, आक्रामक रहिए और कहिए कि नीतीश कुमार ही है जो बिहार को बचा सकते हैं, बिहार के अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कर सकते हैं। और जब तक नीतीश कुमार है, बिहार के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। कितना दंगा हुआ 16 साल में, और जरा पहले का भी इतिहास देख लीजिए। पति पत्नी का राज था ना, जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं सलीम परवेज साहब, उनके शासनकाल में कितना दंगा होता था। और नीतीश कुमार जी के राज में एक भी बताइए जहां अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कोई अन्याय हुआ हो और नीतीश कुमार जी ने उसे समझौता किया हो। नीतीश कुमार जी समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। और नीतीश कुमार का सिद्धांत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सिद्धांत है सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म बिहार में तब तक जीवित है जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में। इसलिए आज इस बात की जरूरत है, जब तक बिहार में नीतीश कुमार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो अब से थोड़ी देर पहले प्रदेश जेडीयू कार्यालय में उन कार्यकर्ताओं का या उन समर्थकों को संबोधित कर रहे थे जो सलीम परवेज, जी हां वही सलीम परवेज जो सिवान के इलाके से आते हैं और जो पहले जेडीयू में ही थे, एक दौर में एमएलसी रहे, विधान परिषद के उपसभापति रहे, बीच में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चले गए थे और अब एक बार फिर उनकी घर वापसी हुई। तो उस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और उस मंच से ललन सिंह जब संबोधित कर रहे थे पार्टी कार्यालय में समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, और साथ में साथ मीडिया भी वहां मौजूद थी, तो उन्होंने यह बातें कही और इस बात का बड़ा मतलब या मकसद, जो सियासी मकसद है, वो दरअसल हम आपको समझाने के लिए इस वक्त लाइव जुड़े हैं आपके साथ। और फर्स्ट बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे विधानसभा की 2 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहा है उस दौरान अब अल्पसंख्यक कार्ड को भी खेला जा रहा है। और यह कार्ड राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं, मतलब वो अलायंस या वो पार्टी, उस पार्टी ने नहीं खेला है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका आधार वोट बैंक जो है वो MY समीकरण है, यानी मुस्लिम और यादव है, ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ होते हैं। लेकिन यहां आज जो ललन सिंह ने कहा है नीतीश कुमार को लेकर के और उनकी अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम को लेकर के, वो इस बात का संकेत है कि भले ही जेडीयू एनडीए का हिस्सा हो, भले ही जेडीयू नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हो, लेकिन अल्पसंख्यकों के मसले पर वह बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की जो नीति है, राजनीति वाली जो पॉलिसी है, उससे नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती है। और इसीलिए शायद इतने कड़े तेवर में ललन सिंह ने आज कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, जब तक नीतीश कुमार बिहार में शासन में है, अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई नजर उठा करके आंख दिखा नहीं सकता है। और ये अंदाज देखिए, आपको एक बार फिर से दिखाएंगे वो बयान थोड़ी देर में। पहले आपको बता देते हैं कि ललन सिंह ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों को आंख उठा करके देख सके जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार में। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं, वो मुख्यमंत्री हैं जो मुहर्रम और ईद के मौके पे सारे काम छोड़ करके अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने के लिए लग जाते हैं। इतना ही नहीं,
बड़ा लंबा चौड़ा उनका संबोधन रहा ललन सिंह का, और ललन सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में मदरसों की हालत क्या होती थी लालू राबड़ी शासनकाल में, यह सबको पता है। यह सबको पता है कि मदरसा शिक्षकों को, टीचर्स को वेतन नहीं मिलता था। आज हमने इस दौर में बदलाव लाया है। आज अल्पसंख्यकों को हमने मुख्य धारा में जोड़ा है। हमने न्याय के साथ विकास, मतलब नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी रही है, जो उनका शासन की नीति रही है, न्याय के साथ विकास, उसके साथ हमने अल्पसंख्यकों को लेकर के चलने का काम किया। तो क्या ललन सिंह आज जो कुछ कह रहे थे अपनी पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं के सामने, मीडिया के सामने, उसका मकसद केवल यह बताना था कि राष्ट्रीय जनता दल भले ही अल्पसंख्यक या मुसलमान वोट पर नजर गड़ाए बैठी हो तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, लेकिन हम इस पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहा कि आक्रामक राजनीति करिए। आक्रामक राजनीति का मतलब क्या होता है, यह बताने के लिए ललन सिंह जो कह रहे थे संबोधन में, उसका दरअसल मतलब यह है कि आप जब अल्पसंख्यक सवाल पूछते हैं जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कि आप बीजेपी से क्यों बीजेपी के साथ हैं, तो आप यह बताइए उनको कि नीतीश कुमार ने कितना काम किया अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में। ललन सिंह यह बता गए कि आजादी के बाद बिहार में मुसलमानों के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो वो काम नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, अल्पसंख्यकों के पर्व त्योहार में रात दिन कोई काम छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके उसी में लग जाते हैं। दरअसल ललन सिंह ये बता रहे थे, और साथ ही साथ चुनौती भरे लहजे में उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अल्पसंख्यकों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम तब तक ये आश्वासन देते हैं आपको कि आपकी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता जब तक नीतीश कुमार बिहार में है, या बिहार में सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में है। ये बड़ी बातें ललन सिंह ने कही हैं। हम अपनी टेक्निकल टीम से कहेंगे एक बार माफ कीजिएगा, ललन सिंह का वो बयान दोबारा सुनवाएं। दो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े लाइव में, जो देर से जुड़े, उनको, ताकि पता चले कि ललन सिंह ने दरअसल आज उपचुनाव के इस माहौल में कौन सी बड़ी बात कह दी है। और बीजेपी के साथ होने के बावजूद अगर नीतीश कुमार को वो सेक्युलर बताते हुए ये कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के पैरोकार हैं, नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, तो दरअसल इसका मकसद और सियासी मायना क्या है। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी की तरफ, उसके हित की तरफ, उसके स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। हम लोग देखते हैं, हम लोग रहते हैं, जब अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पर्व त्योहार होता है, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, सारा काम छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेलीफोन के पास बैठ जाते हैं और बिहार के एक एक कोना का खबर लेते हैं, और ये जानते हैं कि कहीं पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अन्याय और अत्याचार तो नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हित के प्रति इतना संवेदनशील हो, उसके राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो कभी रक्षात्मक मत रहिए, डिफेंसिव मत रहिए, ऑफेंसिव रहिए, आक्रामक रहिए और कहिए कि नीतीश कुमार ही है जो बिहार को बचा सकते हैं, बिहार के अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कर सकते हैं। और जब तक नीतीश कुमार है, बिहार के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। कितना दंगा हुआ 16 साल में, और जरा पहले का भी इतिहास देख लीजिए। पति पत्नी का राज था ना, जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं सलीम परवेज साहब, उनके शासनकाल में कितना दंगा होता था। और नीतीश कुमार जी के राज में एक भी बताइए जहां अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कोई अन्याय हुआ हो और नीतीश कुमार जी ने उससे समझौता किया हो। नीतीश कुमार जी समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। और नीतीश कुमार का सिद्धांत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सिद्धांत है सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म बिहार में तब तक जीवित है जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में। इसलिए आज इस बात की जरूरत है। हमने आपको सुनवाया जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह क्या कह रहे थे।
मौका कौन सा था, यह पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं। सलीम परवेज राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके एक बार फिर से घर वापसी उन्होंने की है। वही सलीम परवेज जो शहाबुद्दीन के इलाके से आते हैं और उनके करीबी भी माने जाते रहे एक दौर में, और शहाबुद्दीन के नाम को लेकर के उन्होंने जो बयान दिए थे पिछले दिनों, उसके बाद अब उनकी वापसी हुई है राष्ट्रीय जनता दल से एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड में, और उनके स्वागत और मिलन समारोह में यह बातें ललन सिंह ने कही। और जाहिर है जब सलीम परवेज के साथ सीवान के इलाके से समर्थक आए होंगे तो उसमें मुसलमान यानी अल्पसंख्यक तबके से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं समर्थकों की तादाद ज्यादा रही होगी। और यही वजह है कि ललन सिंह ने यह बता दिया कि नीतीश कुमार कभी सेकुलरिज्म से समझौता नहीं कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा सेकुलर हैं। हालांकि ललन सिंह यह नहीं बता पाए कि क्यों उनकी पार्टी ने उस कानून का समर्थन किया जो एनआरसी और सीएए को लेकर के विरोध हुए देश भर में अल्पसंख्यकों की तरफ से, वहां क्यों पार्टी खड़ी रही, जेडीयू क्यों खड़ा रहा, या क्यों उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में उनके नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने समर्थन में भाषण किया था, यह कोई नहीं बता रहा है। और यह कैसे जेडीयू समझा पाएगा अल्पसंख्यक तबके के लोगों को कि एनआरसी और सीएए का समर्थन करने वाले जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता नीतीश कुमार कैसे मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े पैरोकार हैं या सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हां, यह जरूर ललन सिंह बता रहे थे कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें मुहर्रम का त्योहार हो या ईद का त्योहार हो, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो सारे कामकाज छोड़ करके इन्हीं तैयारियों में लग जाते हैं और मुसलमानों की चिंता करते हैं, अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि मुसलमान जो है वो घबराए नहीं जब तक नीतीश कुमार बिहार के शासन में, बिहार की सत्ता में। तो क्या जो मौजूदा बयान है उसको यह माना जाए कि 2 विधानसभा सीटों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर अल्पसंख्यक वोट बैंक में या तो जेडीयू की तरफ से सेंधमारी की कोशिश हो रही है, या जेडीयू अल्पसंख्यकों को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप आरजेडी के तरफ केवल इसलिए मत जाइए क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं है, या बीजेपी के साथ हम इस वजह से हमको वोट मत दीजिए। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप नीतीश कुमार के चेहरे पर हमको वोट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सीटों पे जेडीयू के उम्मीदवार हैं। क्या ललन सिंह जो कह रहे हैं उसका असर होगा तारापुर के इलाके में, जो मुंगेर का संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि वहां से वो सांसद भी है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, तो क्या उनकी बात का असर, ये मैसेज जो वो देना चाहते थे वो मैसेज वहां तक जाएगा? क्या विधानसभा उपचुनाव में वाकई ऐसी स्थिति बनेगी कि अल्पसंख्यक जो है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा रहा, वो इस बार जेडीयू के साथ उपचुनाव में जुड़ जाएगा केवल इसलिए क्योंकि ललन सिंह ये बात कर रहे हैं कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, नीतीश कुमार के रहते अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है। यह पटना की तस्वीर हमने दिखाई, ललन सिंह पटना में यह बात कर रहे थे, लेकिन वो भी तारापुर जाने वाले हैं, वो भी वहां कैंप करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं तारापुर, और तारापुर में आज से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना कैंपेन शुरू किया। तेजस्वी यादव आज एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे वहां पे, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि दरअसल तेजस्वी जब चुनाव कैंपेन के दौरान घूम रहे हैं तो अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि आप बिखराव में मत जाइए, एकजुट होकर वोट करिए। तो क्या जो ललन सिंह कह रहे हैं या ललन सिंह जो बता रहे हैं उसकी आशंका तेजस्वी यादव को है कि उनका एमवाई समीकरण दरक सकता है, टूट सकता है तारापुर जैसी सीट पे? तेजस्वी यादव का बयान पहले सुन लीजिए। आज वो संबोधन जब कर रहे थे तो उस संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है तारापुर में, वो सुनवाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। प्यार और आशीर्वाद और जो समर्थन दिखाया है इसके प्रति आप सब लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी का जो कोरोना के चलते जो देहांत हुआ को लेकर के हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, और साथ ही साथ आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है, और उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। लगभग 4 साल कार्यकाल बाकी, यहाँ से हमारे प्रत्याशी
आदरणीय लालू जी ने, जयप्रकाश जी ने लालटेन थमाने का काम किया है आरूप शाह जी के हाथों, और हम लोग सब लोगों को मिलकर के एक आदमी को छूटना नहीं है, इसमें सब लोग गोलबंद हो जाएंगे और लालटेन छाप पर बटन दबा करके आरूप शाह जी को विजय बनाइए और लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम। कुछ हम कहेंगे नहीं, संजय जी भी उम्मीदवार हो गए। अब बोले भाई सब लोग को एक होना है, हम लोग का दूसरा लड़ाई है। अब लड़ाई लड़ना है तो जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक लड़ाई जीतेंगे कैसे? बटिएगा, लड़िएगा आपस में तो काम तो चलना नहीं। अरे भाई, कोनो मेरा आपका सवाल नहीं, ये सवाल बिहार के 12 करोड़ जनता का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, बिहार के विकास का सवाल है। इसलिए आप सब लोग एक होइए और अपना नामांकन जो है वापस लीजिए। और इन्होंने इनको भी आभार प्रकट करते कि इन्होंने नामांकन जो है वापस लिया। और हमारे साथी जसीम, कहाँ जसीम जी? हाँ इधर है सर, इधर ये भी खड़े हो गए थे। बोले भाई आप लोग सब लोग खड़े मत होइए, आपको गरीब का राज बनाना है, ये बेईमानों का सरकार उखाड़ के फेंकना है। जसीम साहब ने नामांकन वापस ले, तो हम यही हम आपको वो संबोधन सुनवा रहे थे जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज से तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जब कैंपेन की शुरुआत की है तो अपने उम्मीदवार के लिए वो वोट मांग रहे थे, लेकिन चिंता उनकी दिख रही थी। चिंता दिख रही थी कि आप एकजुट होकर के वोट करिए, आपका वोट बिखरना नहीं चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव आज जब अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा जनसंपर्क अभियान में, आपने ध्यान से सुना होगा, कि आप गरीबों की सरकार हम चाहते हैं, गरीबों का राज चाहते हैं, गरीबों का शासन चाहते हैं। आज वो दूसरी कोई बात वो चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन दरअसल अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आपको बिखरना नहीं है, तो क्या उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका वोट बैंक बिखर सकता है, या जेडीयू एक रणनीतिक तौर पे ऐसी चुनावी रणनीति बना रही है कि वो उसके वोट बैंक में सिनमारी कर ले? ललन सिंह जो कह रहे थे आज पटना में, दरअसल यह बयान उन्होंने, तेजस्वी यादव ने सुना नहीं होगा तारापुर में, जब वो तारापुर में है, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा है कि जेडीयू इस उपचुनाव में कौन कौन सा खेल खेल सकती है, या जेडीयू की रणनीति में कौन कौन से तर्कस में तीर हो सकते हैं चुनावी प्रचार के दौरान या चुनावी एजेंडे में। तो आज जो ललन सिंह ने कहा उसका मतलब सीधा यह है कि नीतीश कुमार, 2-3 बातें मोटे तौर पे, एक तो यह कि नीतीश कुमार सेकुलर है, अपनी इमेज से समझौता नहीं करेंगे, भले ही पार्टी ने एनआरसी और सीए का समर्थन किया हो। नीतीश कुमार सेकुलर हैं, भले ही उनकी पार्टी जो है वो बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही हो, लेकिन बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी क्या नीतीश कुमार के इस बयान पर सीधे सीधे रिएक्ट करेगी? हमको इस बात की संभावना कम दिखती है। हालांकि कुछ एक नेता इस पर बयान दे सकते हैं जो थोड़े मुखर पहले से रहे हैं, लेकिन बीजेपी खुले तौर पे ये नहीं कह सकती है मौजूदा परिस्थितियों में कि, या बीजेपी ने कभी कहा भी नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों का बिल्कुल सीधे सीधे विरोध करते हैं। ये ठीक है, इस राजनीति को समझने वाले लोग अपने हिसाब से इसकी परिभाषा गढ़ते हैं, तय करते हैं, लेकिन बीजेपी के एजेंडे में हिंदुत्व तो शामिल है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। तो बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला चेहरा है, या हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी बीजेपी है, क्या उसको यह बयान पचने वाला है या हजम होने वाला है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति उपचुनाव को लेकर के जिस तरह गर्माते जा रही है, उसके बीच क्या एनडीए के अंदर भी एक नया उबाल आने वाला है? ये तमाम चीजें ऐसी हैं, या ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब पर भी हमारी नजर रहेगी। अंदरूनी खींचतान क्या हो रही है? क्या इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि बीजेपी इस उपचुनाव में कहीं जेडीयू से थोड़ी सी दुराव या दूरी वाली स्थिति पे आ जाए? ये कई ऐसे चीज हैं जिसके लिए फिलहाल हमको इंतजार करना होगा। लेकिन आप जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त हमारे लाइव प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश हम YouTube पर लाइव नहीं जा पाए। YouTube के प्लेटफॉर्म पे हमारा ये वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अब तक फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म को
सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही बड़ी खबरों पर लाइव आकर के जानकारी देते रहते हैं, आपको महत्वपूर्ण बातें और खबरें बताते रहते हैं। नमस्कार।